नमस्कार। वर्णिका हिंदी के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। पूरे देश की निगाहें बिहार की तरफ लगी हुई हैं। 12 तारीख को क्या होगा? क्या बीजेपी का ऑपरेशन सफल होगा? क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बहुमत हासिल कर लेगी, या फिर जो तेजस्वी के नेतृत्व में जो महागठबंधन है वह कुछ करेगा? झारखंड में जो कुछ हुआ, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली जो सरकार है, महागठबंधन की सरकार, उसने फ्लोर टेस्ट पर अपनी सफलता हासिल की और बीजेपी के ऑपरेशन को असफल कर दिया। क्या होगा बिहार में, इस बात को लेकर पूरे देश की निगाहें लगी हैं और सियासी गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आखिर क्या मसला है पूरा? क्या सियासी गलियारे में क्या हलचल है? अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है? इन्हीं सब बातों पर को विस्तार से जानने के लिए हम चलते हैं डॉक्टर निशिंद्र किंजल जी के पास, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आपसे हम जानना चाहते हैं कि पटना में क्या चल रहा है, 12 को क्या होगा? नमस्कार। देखिए, ये बात सही है कि यदि आप सोशल मीडिया में देखें, अभी तो सोशल मीडिया में ही ज्यादा तमाशा होता रहता है और जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सेंटर स्टेज को कुछ हद तक छोड़ा है, स्पेस छोड़ा है सोशल मीडिया के लिए। बिहार में जो घटना हुई, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए का पार्ट बन गए, इससे इंडिया गठबंधन को निश्चित रूप से झटका लगा और एनडीए गठबंधन को मजबूती मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार में फ्लोर टेस्ट 12 फरवरी को होना है। यूं कहें कि नीतीश कुमार की जो नई सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, इस सरकार को बहुमत सिद्ध करना है 12 फरवरी को। इस बीच दो बातें हुई। एक तो नीतीश कुमार दिल्ली गए और दिल्ली जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और जेपी नड्डा जी से मुलाकात की। इन तीनों के तस्वीरें सभी मीडिया के पन्नों में या फिर सोशल मीडिया पर वायरल हैं। साथ ही साथ पटना से जो समाचार दिन रात सामने डाले जा रहे हैं, उसमें 3-4 चीजों का बोलबाला है। लगता है जैसे मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कमर कस के बैठा हुआ है, जैसे किसी ने सुपारी ले ली हो कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से बेदखल करके ही दम लेना है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आम आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो गया है पता करना कि भाई सच क्या है। सिर्फ कयास पर काम चलेगा, अफवाहों पर काम चलेगा, या प्लांटेड न्यूज पर काम चलेगा, या कि हकीकत को सामने डालेंगे और एक न्यूट्रल और समझदारी भरा विश्लेषण सामने आए, जिसमें हम हर आदमी महसूस करे कि हाँ, ये विश्लेषण तर्कपूर्ण लगता है। चलिए बात शुरू करते हैं। आज यदि आप देखेंगे तो करीबन पिछले 3-4 दिन से लगातार चल रहा है कि जीतन राम मांझी को कांग्रेस ने ऑफर दिया है मुख्यमंत्री बनने का, लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दिया है मुख्यमंत्री बनने का। पहला न्यूज ये चल रहा है। आज ये आना शुरू हुआ है कि जनता दल यूनाइटेड के बहुत सारे विधायक, करीबन 20 के आसपास विधायक हैं, जो टूटने को तैयार हैं और राष्ट्रीय जनता दल या फिर महागठबंधन के संपर्क में है। ये नई चीज आज चलनी शुरू हुई और तेजी से चल रही है।
क्या नहीं चल रहा है यह भी देखने की जरूरत है। जैसे जिसे हम लोग कहते हैं ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, और राजनीति उसी का नाम है। और हम आप जब बैठते हैं तो जनता यही जानना चाहती है कि ये जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस क्या है, जो छप रहा है और जो कही जा रही है, इसके बीच में छिपा क्या है और किसे छिपाया जा रहा है, वो जरा बताने का प्रयास करें। तो क्या नहीं चल रहा है, लोग यह नहीं बता रहे कि कांग्रेस के विधायक तेलंगाना में क्या कर रहे हैं अभी, उनको कौन सा डर है, पहली बात। दूसरी चीज, अच्छा, ये सुर्खियों में, ये खबरों में नहीं है। ये खबरों में नहीं है। कांग्रेस के अधिकांश विधायक तेलंगाना में बिठाए गए हैं, वहां होटल में है, रिसोर्ट में है, और वहां काफी जबरदस्त पहरा है उनके ऊपर में, जिसमें से आपके जैसे मुजफ्फरपुर के विधायक विजेंद्र चौधरी जी भी हैं उसमें। जैसे वहाँ झारखंड में हुआ था, कांग्रेस के विधायकों को जे हैदराबाद ले जाया गया था। हाँ, तो अभी कांग्रेस के विधायक वहां हैं, तो उनको किसका डर है, आप तो सोच कर देखिएगा। इसका मतलब है कि हाँ, विपक्षी दल के जो नेता हैं या कांग्रेस भाजपा से कुछ सीखा है, मतलब पहले से आ, मोर्चाबंदी करने। नहीं, वहां क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो 2020 में जब विधानसभा बिहार का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में बहुमत नीतीश जी और भाजपा के गठबंधन को मिला था, राष्ट्रीय जनता दल को गठबंधन नहीं मिला था। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, आपको याद होगा, और वो 70 सीटों पर चुनाव लड़के कांग्रेस को 19 सीटों में जीत मिली थी। 51 सीटें कांग्रेस हार गई थी। तो कांग्रेस के विधायक, मैं कुछ विधायकों को बहुत नजदीक से जानता हूं, वो उस समय से पार्टी से टूटकर मंत्री बनने के लिए उस समय भी तैयार थे। ऐसे भी विधायक हैं जिन्होंने अपनी बंडी सिलवा के रखी हुई है दशकों से, केयर खुदा के बना दो। तो ऐसे विधायक कांग्रेस में 2020 में जब चुनाव हुआ, और जब हुआ कि कांग्रेस और आरजेडी की सरकार नहीं बन सकती, उन कांग्रेस विधायकों को बहुत तकलीफ हुई थी, नाम लेना मुनासिब नहीं है। तो ये सब तब से आज भी खड़े हैं कि नीतीश जी का बुलावा आए तो कभी भी जाके मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आती है। तो खैर, हर पार्टी जो सेफ्टी मेजर्स लेती है, कांग्रेस ने भी लिया है, लेना भी चाहिए। चलिए, हम आते हैं अब कि फ्लोर टेस्ट में क्या छिपा है। तो एक एक चीज, वो इंपॉर्टेंट चीज आगे बढ़ने और हाँ हाँ, बताइए। जी कह रहे थे कि इसका मतलब है कि चोर का डर है, इसलिए दरवाजा बिल्कुल मजबूत, ताला जो है मजबूत कर लिया है। बिल्कुल। कोई ना कोई चोर तो है। देखिए, हाँ बता रहे हैं, उसमें होता क्या है कि जैसे बिहार की राजनीति देखेंगे, 1990 के बाद की राजनीति देखेंगे, तो उसके पहले की राजनीति का जो सिलसिला है वो दूसरा है। लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने 1990 में, तो उसी समय से जोड़ घटाव की राजनीति शुरू हो गई। 1990 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो आपको याद होगा, बहुमत जो लालू जी का था वो बीजेपी के समर्थन से था। इंदर सिंह नामधारी, ये लोग उसमें बड़े नेता थे। खैर, तो और उसके बाद फिर 95 में, फिर 2000 में, फिर तो 2000 में जब चुनाव हुआ तो उसमें तो कांग्रेस के समर्थन से बिहार में सरकार राबड़ी देवी जी की बनी थी। उस समय पार्टियां टूटती थी, और लालू प्रसाद जी को इसका माहिर खिलाड़ी माना जाता था। पार्टियां टूट जाती थी और विधायक आके इनसे जुड़ जाते थे। कई बार ऐसा हुआ। यहाँ लोग ये बात भूल जाते हैं कि टूट कब होती है, विधायक क्यों टूटता है। विधायक तब टूटता है जब कुछ बेहतर मिलने की उम्मीद हो। तो जब कोई मुख्यमंत्री है, तो वो मुख्यमंत्री किसी विधायक को ऑफर कर सकता है कि आप यदि हमारे पाले में आएंगे तो आपको ये मिलेगा या फिर ये लाभ के पद आपको प्राप्त होंगे, तो वो विधायक टूट सकता है। जैसा आपने पहले भी देखा है कि राज्यपाल ने कम बहुमत वाले मुख्यमंत्री कम बहुमत वाले पार्टी को मुख्यमंत्री बना दिया, और बाद में हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से या जैसे भी करके नई सरकार का गठन हो गया। ऐसा आपने कई उदाहरण पिछले 10 साल में देखा है। तो आज लाभ देने की स्थिति में कौन है, लालू प्रसाद जी हैं या कि नीतीश कुमार? आप सोच कर देखें। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उस पाले में है जिसके पास पूरे देश की सत्ता है। लालू जी एक तो स्वस्थ नहीं है,
और संभवतः उतने एक्टिव भी नहीं है और सत्ता से बाहर भी है। यदि किसी विधायक को कोई प्रलोभन हो कि आप हमारे पाले में आ जाएं तो आपको हम कुछ दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं अभी आप सोच कर देखें। तो इसलिए ये कहना कि जनता दल यूनाइटेड में टूट होगी, मुझे लगता है जनता दल यूनाइटेड में टूट की संभावना तो नहीं है। सबसे अधिक टूट का किसी को डर है तो वो है कांग्रेस पार्टी। आरजेडी में भी टूट का मुझे डर नहीं लगता। नहीं, कुछ लोग भारतीय चर्चा ये जनता कर रहे पार्टी हैं, में कुछ लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि जेडीयू के अंदर जो कुछ सोशल जस्टिस के जस्टिस वाले लोग हैं, जिनको ये लग रहा हम्म, था कि नहीं, इस बार लड़ाई संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ जो शक्ति है उसके खिलाफ है, और फिर नीतीश कुमार उन्हीं देखिए शक्ति हाँ के साथ खड़े हो गए। तो ऐसी चर्चा देख अंदर ही अंदर चल रही है कि जो नाराज देखिए लोग हैं वो इधर आने की हाँ को बेताब है। देखिए जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, जब भी अलायंस इन लोगों का हुआ है, जनता दल और जेडीयू और बीजेपी, दो तरह का अलायंस होता है। जब भी जेडीयू और आरजेडी का जब अलायंस होता है तो एक तरह से जो गैर सवर्ण अलायंस के रूप में माना जाता है, और जब भाजपा और जेडीयू का जब अलायंस होता है तब मान के चलते हैं कि सवर्ण जो जो वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और नीतीश कुमार अपने साथ अत्यंत पिछड़ी जातियां, लवकुश समीकरण और सत्ता के कारण जो जो कुछ ऐसे गठबंधन के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कई दफा महादलित इनके पक्ष में आ जाते हैं, और इनकी जो योजनाएं चलती हैं उसके माध्यम से लोगों ने इस बात को महसूस किया कि जिस तरह से लालू जी की सत्ता में जिन्न का काम होता था अत्यंत पिछड़े वर्ग के द्वारा, नीतीश जी की सत्ता में ये जिन्न का काम सबसे ज्यादा होता है महिला वोटरों के द्वारा, जो बाहर से नहीं पता चलता। और वो जो बैलेट बॉक्स में वोट गिरता है, नीतीश जी की सरकार में महिलाओं की अच्छी संख्या होती है वोटिंग देने में जेडीयू को, और लड़कियां जो जब वोटिंग के उम्र को पार करती हैं, जिन्होंने साइकिल योजना का लाभ उठाया है और जिन्हें लगता है कि उन्हें लाभ मिला है, तो लड़कियों की भूमिका और महिलाओं की भूमिका, ये एक बड़ी, मतलब जिसे चुप्पा वोट बोलते हैं, इसका लाभ नीतीश जी को मिलता रहा है। लालू जी को यह वोट मिलता था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का वोट मिलता था। वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग नीतीश जी अपने साथ बराबर लेकर चले जाते हैं, और यही वोट लोकसभा का जब चुनाव आता है तो ये वोट सीधा नरेंद्र मोदी जी पर चला जाता है, फिर वो नीतीश जी के भी हाथ में नहीं रहता। तो आज के तारीख में यदि आप देखेंगे तो तो ऐसा नीतीश जी की पार्टी में, चूंकि इनकी पार्टी वैसे भी अभी छोटी है, मुश्किल से अभी आप देखेंगे तो 43 विधायक हैं, और मैं करीब करीब सभी विधायकों का प्रोफाइल देख रहा था। इसमें से बहुत कम संभावना है, क्योंकि अधिकतर विधायक हैं जो इनके पुराने विश्वस्त विधायक हैं, और कुछ लोग जो नए हैं उन्हें मालूम है कि यदि वो गठबंधन छोड़ते हैं या फिर उन पर यदि दाग लगता है तो उनके उनके लिए दोबारा विधानसभा में आना बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो ये स्थिति बन रही है। तो जनता दल यूनाइटेड में टूट की संभावना कम है, आरजेडी में टूट की भी संभावना कम है, भारतीय जनता पार्टी में टूट की संभावना न के बराबर है, कांग्रेस में टूट की संभावना है। इसके आगे यदि आप देखेंगे तो दूसरा सवाल उठता है जो जीतन राम मांझी का। यदि आप जीतन राम मांझी को देखेंगे तो उन्होंने नहीं कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद चाहिए। आप कहीं भी उनका बयान देखें, उन्होंने यह नहीं कहा है। उन्होंने यह कहा है, दो बातें कही हैं उन्होंने, कि उन्हें महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिला, पहली बात। और दूसरी चीज उन्होंने कही कि उन्हें 2 मंत्री पद चाहिए, कम से कम एक मंत्री पद ऐसा हो जो मालदार विभाग हो। 2 चीज उन्होंने कहा है। पहली तो जीतन राम मांझी के प्रकरण को पहले समझ लीजिए। जीतन राम मांझी जी के पास 4 विधायक हैं। ये 4 विधायक यदि एनडीए सरकार यानी कि नीतीश जी की सरकार को समर्थन नहीं भी देते हैं तो वैसी स्थिति में भी एनडीए को बहुमत प्राप्त हो जाता है। जो संख्या बल है उसमें यदि ये 4 विधायक यदि मांझी जी के, लालू प्रसाद जी के जो गठबंधन है, तेजस्वी के गठबंधन में चले जाते हैं, तो भी नीतीश जी के पास 124 विधायक हैं।
और जादुई आंकड़ा है 122 का। तो 124 विधायक हैं नीतीश जी के पास, माइनस जीतन राम मांझी के 4 विधायक। अब रही बात जीतन राम मांझी क्या कर सकते हैं। जीतन राम मांझी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। पहली बार उन्हें मुख्यमंत्री का पद किसने दिया? वो नीतीश कुमार जी ने दिया उनको। वो जानते हैं कि अभी लालू प्रसाद जी के साथ कभी भी पहले उन्हें बहुत सम्मानजनक कभी भी ट्रीटमेंट उनको नहीं प्राप्त हुआ, जिसके कारण वहां से भाग भाग कर एनडीए में आते हैं। रही बात एनडीए में आपको वो एक तस्वीर आपने देखा होगा जहां अमित शाह जी के पास गए हैं तो चप्पल उतार के बैठे हुए, काफी वायरल हुई थी तस्वीर। जी जी। कहने का मतलब कि एनडीए में शीर्ष नेतृत्व से जीतन राम मांझी जी की ज्यादा बात हो, यह संभव नहीं था। और स्टेट के नेतृत्व या स्टेट के बड़े नेताओं से वो बात करके कुछ ज्यादा हासिल कर नहीं सकते थे। तो उनके पास एकमात्र उपाय यही है कि नीतीश जी के ऊपर दबाव बनाकर उनके ही माध्यम से वो कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आज बिहार के सरकार को बनाए रखने के लिए या फिर केंद्र की सत्ता में पुनः आने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार, इन लोगों की जो तिकड़ी है, इन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। जीतन राम मांझी देने में भी मुश्किल नहीं होगी और एक मलाईदार मंत्रालय देने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। आसानी से इनको यह दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको लग रहा है कि एनडीए की जो सरकार है नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली, वो बहुमत हासिल कर लेगी। इसके पास तो बहुमत ऑलरेडी है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के हैं विधायक और जनता दल यूनाइटेड के, और एक इंडिपेंडेंट विधायक जिसे ऑलरेडी मंत्री पद इन्होंने दे रखा है। इसके साथ इनके पास 124 विधायक हैं। 122 विधायक चाहिए आपको बहुमत प्रूफ करने के लिए। एक ही स्थिति है जिसमें कि यह सरकार बहुमत नहीं प्राप्त करे, वो ये स्थिति है कि जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी कैसे भी करके 16 विधायक यदि इस्तीफा दे दे, ताकि जो बहुमत का आंकड़ा ही बदल जाए। वैसी स्थिति नहीं, में सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जो जेडीयू के कई विधायक है गायब है, आज तो बीजेपी के कई विधायकों के गायब होने की बात चल रही है। देखिए, ये विधायक के गायब होने की सूचना यहाँ जो चल रही है वो सिर्फ सूचना है। हकीकत यही है कि आम लोगों के लिए संपर्क करना इन लोगों को मुश्किल है। जिस तरह से कांग्रेस के विधायक जाके एक रिसोर्ट में रखे गए हैं, वैसे बाकी विधायकों को भी इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप अनावश्यक कहीं बात नहीं करें, इंटरव्यू नहीं दें। और ये तो डर रहता ही है कि भाई किसी विपक्षी के खेमे से आप क्यों जुड़ेंगे। तो सब अपने अपने कुनबे को जोड़ के रखना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी चाहता है, जदयू भी चाहेगा और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। तो इसलिए इसमें आप याद करिएगा पिछली बार जब नीतीश कुमार जी को जब जब बहुमत जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे और 2014 में जब जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद स्वयं जीतन राम मांझी जी के बाद नीतीश कुमार स्वयं विधायकों को लेकर जब मुख्यमंत्री बने, उन्हें जब बहुमत प्रूफ करना था तो आपको याद होगा कुछ विधानसभा के ऐसे सदस्य थे जिनको इन्होंने इस्तीफा दिलवाया था और उन्हें बाद में एमएलसी बना लिया था। उसमें से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। यदि आपको याद होगा तो चिरैया के विधायक उस समय अवनीश कुमार सिंह थे, तो संजय झा जी थे। तो जिन लोगों को उन्होंने इस्तीफा दिलवाया बाद में उन्हें या तो एमएलसी बना लिया या फिर लोकसभा का टिकट, अवनीश जी को लोकसभा का टिकट उन्होंने दिया 2014 में और मोतिहारी से लोकसभा चुनाव लड़वाया। संजय झा जी जो अभी मंत्री हैं, ये भी पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। तो कहने का मतलब कि नीतीश जी इस काम, या नीतीश जी क्यों, लालू जी भी करते थे। जब वो मुख्यमंत्री थे तो आपके पास सत्ता होती है, आपके पास देने को बहुत कुछ होता है। जैसे राज्यपाल कोटे का एमएलसी होता है, किसी विधायक को इस्तीफा करा दिया और बोला कि भाई कुछ नहीं होगा, आपको हम राज्यपाल कोटे से अगली बार 6 विधान परिषद के सदस्य हैं उनमें मनोनयन करा के आपको ले लेंगे और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो आपको टिकट दे देंगे। तो ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, विशेषाधिकार है, वो इस चीज को ऑफर कर सकते हैं विधायकों को। तो वहां पर विधायक सोच सकते हैं कि चलिए हमको लाभ मिलेगा। जी। अभी लेकिन तेजस्वी के पास ये नहीं है। लेकिन इस संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस बार जो विपक्षी दल है वह भी कमर कसे हुए है।
झारखंड के हाँ ठीक है। मसले पर हम लोगों ने देखा है। एक संभावना ये हम्म। हो सकती है कि अंदर-अंदर अगर कुछ चल रहा हो तो हो। दूसरी संभावना मैं व्यक्त बताता की हूँ। जा रही है हाँ। कि अगर अगर इधर सरकार गिर जाती है, अगर नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार अगर हम्म। फूट होती है, विधायक इधर से चले जाते हैं, तो राष्ट्रपति शासन की नौबत ले आए, राज्यपाल मौका न दे। ये सब मीडिया में, सोशल मीडिया में और मीडिया में चल रहा है। हम्म। राष्ट्रपति शासन की भी बातें हो रही है। देखिए, तो और यहाँ संभावनाओं यहाँ पर भी विचार करने की जरूरत मुझे बता रहा, लगता है कि है। यहाँ बहुत स्पष्ट है। एक चीज हम्म, और चल रही, अवध बिहारी चौधरी जी जो हैं, इस्तीफा। जो, हाँ, वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। ठीक है, उनको ये अधिकार है कि वो 14 दिन तक का समय होता है कि तब आप या तो इस्तीफा दें या फिर आपको विश्वास मत हासिल करना होता है। तो वो 14वां दिन उनका पूरा हो रहा है 12 तारीख को ही। तो मुझे लगता है कि जो जो वोट स्प्लिटिंग होगा उसके पहले वोटिंग हो जाएगी कि अध्यक्ष ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे। यदि ये अध्यक्ष से हट जाते हैं, वैसी स्थिति में एक जो अंतरिम अध्यक्ष चुना जाएगा और उसी अध्यक्ष की देखरेख में ये वोट जो मत विभाजन का काम होगा। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। और इसके आधार पर लोग कह रहे हैं कि भाई उनके पास आंकड़ा नहीं है, तो ये स्पीकर क्यों वहां पर कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। इसमें जरूरत से ज्यादा देख रहे हैं। खैर, सबसे बड़ी बात क्या है, लोग एक बात नहीं समझ रहे हैं। जिस समय नीतीश कुमार को लगेगा कि वो बहुमत नहीं प्रूफ कर सकते हैं, उनके पास बहुत आसान सा तरीका है। यदि उन्हें लगा कि अब हम बहुमत नहीं प्रूफ कर सकते, फ्लोर टेस्ट के लिए वह नहीं जाएंगे। वैसी स्थिति में सीधा राज्यपाल को एक खबर जाएगी कि भाई हम बहुमत नहीं प्रूफ कर सकते, किसी के पास बहुमत नहीं है। ये बात फिर राज्यपाल की तरफ से आएगी और तुरंत विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। मतलब तो यह ये कहना, संभावना ये हो हाँ, सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी बहुत अच्छी संभावना है। केंद्र सरकार को राज्य की जो मशीनरी है, प्रशासनिक मशीनरी है, वो केंद्र सरकार को चाहिए थी, जो ऑलरेडी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने से उन्हें प्राप्त हो चुकी है। यदि राष्ट्रपति शासन लगता है तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार को जो चाहिए वो आसानी से मिल जाएगा। दूसरी बात, आप सभी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने दिल्ली में जाकर क्या बात की होगी। स्वाभाविक है, राजनीति आज के तारीख में सौदेबाजी का काम ही है। यदि ये बात हुई हो कि केंद्र में आप रहें और जैसे आपको केंद्र में हम रहने दे रहे हैं बहुत आसानी के साथ, तो बिहार के जो केंद्र बिंदु में या फिर बिहार की सत्ता हमारे हाथ में रहनी चाहिए, ऐसी आप व्यवस्था करें। तो ये इस व्यवस्था में केंद्र की सरकार या नरेंद्र मोदी को क्या दिक्कत होगी। एक राज्य जी के बिल्कुल। सर्वे सर्वा आप रहिए, आधे आधे को साझा करिए और दिल्ली में हमारा शासन अबाध गति से चलता रहे, तो इससे अच्छा सौदा क्या होगा। और उसके जी लिए जी इन्हें जो बिल्कुल। चुना चुना चुनाव की मशीनरी चाहिए, चुनाव की मशीनरी निश्चित रूप से जहां बहुत कम वोटों का अंतर होता है वहां मशीनरी काम करती है। ऐसा आरोप भी लगता रहा है और ऐसा मेरा भी मानना है कि वहां ये चीज काम करती है। तो राष्ट्रपति शासन बहुत हाँ, बड़ी संभावना बनी हुई है। जी जी। अंतिम सवाल ये कि कल नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मिले, अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मिले। हम्म। कल उनका जो हाव भाव था, जो बॉडी हम्म। लैंग्वेज था और जो हम्म। ड्रेस कोड था, मतलब जो हम्म। पहली बार, बहुत सारे लोगों ने तो पहली बार उनको पैंट कोट में देखा है। और उन्होंने ये कहा कि 2 बार तो हम इधर उधर चले गए थे, अब आप हाँ ही के साथ रहेंगे, अब कहीं जाएंगे नहीं। हाँ हाँ। इसको आप कैसे देखिए, देखते हैं, क्या इसके देखिए, जी। दो चीज है कि आज के तारीख पे जहां नीतीश कुमार खड़े हैं और जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह खड़े हैं, राजनीति बिल्कुल एक संभावना होती है और अपनी जरूरत के हिसाब से चलती है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आज के तारीख में पुराने बयान चाहे किसी का भी उठा के देखें, उसका कोई मतलब नहीं है आज। क्योंकि राजनीति में बिल्कुल मायने बदलते रहते हैं, वक्तव्य बदलते रहते हैं, पाले बदलते रहते हैं। इसका कोई कोई महत्व नहीं। यदि आप उठाएंगे तो पाएंगे कि इस हमाम में कोई भी ऐसा नहीं है जो नंगा नहीं हो। रही बात नीतीश कुमार की, तो इन्होंने, मैंने भी देखा है 2013 में जो इनका तेवर था, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, जो तेवर था, वो तेवर की अब आज के तारीख में उसकी चर्चा भी बेमानी है।
नरेंद्र मोदी भी के पास भी जो तेवर हुआ करता था एक समय में, आज नरेंद्र मोदी के भी वो तेवर ढीले पड़े हैं। उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के अंदर में एक बहुत बड़ा घड़ा है, जो कहीं ना कहीं चाहता है कि सत्ता परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हो, लेकिन उसकी एक कसम जो उसके अंदर में जो कसमसाहट है, उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के पीछे संघ का भी एक बड़ा लॉबी है, गुजरात लॉबी है, और सबसे बड़ी शक्ति है उनकी, वो यह है कि उनके पीछे एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट का एक एक ताना बाना है जो उनके पीछे खड़ा है। और उससे पार पाना आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता, जैसे अभी स्वाभाविक रूप से नाम चलता है नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, कई लोगों का नाम चलता है, तो वहां भी एक संघर्ष चल रहा है, सामने नहीं आता है। तो जब देख रहे हैं मोदी और शाह, जब देख रहे हैं कि भाजपा के अंदर भी एक लड़ाई उनको लड़नी पड़ रही है, तो निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि जो जाहिर तौर पर जो राजनीतिक मैदान में लड़ाई है, उसको जितना न्यूट्रलाइज कर लें, जितने विपक्षियों को अपने पाले में कर लें, जैसा उन्होंने अभी चौधरी अजीत सिंह के लड़के जयंत चौधरी को अपने पाले में करके किया। कई लोग इनडायरेक्टली उनके साथ हैं, जैसे आपको नवीन पटनायक जी इनडायरेक्टली उनके साथ चल रहे हैं। ये भी अब मेरा तो शुरू से मानना रहा कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कभी उनसे अलग हुए नहीं। बाकी चीजें नूरा कुश्ती के समान चलती रहती हैं। ममता बनर्जी हैं, उनसे भी लगता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है लोकसभा में आप जाएं, और रही बात बंगाल की सत्ता, आप मुझे छोड़ दें। अखिलेश यादव, मायावती, तो इस अभी एक सौदेबाजी की एक 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 परंपरा सी चल पड़ी है। तो अभी जो नीतीश जी है वहां पर, तो वो भी ढीले पड़े हैं। उन्होंने भी देख लिया कि अब तेवर से कुछ होने जाने का नहीं है, बिहार की सत्ता बची रहे यही बहुत है, और फिर इसके बाद ज्यादा कुछ उपाय नहीं है। या तो केंद्र में नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर कुछ हासिल करें, ठीक है, और नहीं तो उसके बाद रिटायरमेंट का तो रास्ता है ही इनके पास। जी, तो इस बातचीत को अब यहीं हम खत्म करते हैं। तो दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।